प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में भरी सियासी हुंकार, जनता को किया संबोधित, कहा कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने की जरूरत। केरल के अलाप्पुझा में राहुल गांधी ने की चुनावी जनसभा, पीएम मोदी और सीएम पी विजयन पर साधा निशाना, कहा सत्ता के नशे में चूर नेता अब जनता की भी नहीं सुनते। देश में चुनावी माहौल के दौरान निशाने पर कांग्रेस नेता, केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, तो बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार कर रहे अधीर रंजन के साथ की धक्का मुक्की। हथियार बेचकर भारत ने की बड़ी कमाई, 2025-26 में 38,000 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड बिक्री। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को मेक इन इंडिया की ताकत पर भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। देश की बात में सबसे पहले आज चर्चा आज की सबसे बड़ी तस्वीर की, जो कई सवाल भी खड़े कर रही है और कुछ राहत भी पहुंचा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक चुनावी तापमान अपने चरम पर है। कहीं प्रचार के दौरान टकराव देखने को मिला, तो कहीं बड़े चेहरे सियासी संदेशों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर उठा विवाद लोकतंत्र की बुनियाद पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं चुनावी हिंसा के आरोप सियासी माहौल को और ज्यादा गरमा रहे हैं। केरल में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से बदलाव का बड़ा दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी उतनी ही आक्रामकता के साथ जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार केरल की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। उधर देश की सुरक्षा और ताकत से जुड़ी एक बड़ी खबर, भारत ने रक्षा निर्यात में एक नया इतिहास रच दिया है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों तक भारत के हथियार पहुंच रहे हैं, जो मेक इन इंडिया की ताकत को दर्शाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर को लेकर सियासत बेहद गर्म है। परिवार और एजेंसियों के दावों के बीच सच क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच पश्चिम एशिया से आई एक राहत भरी खबर। तनाव के बावजूद भारतीय जहाज़ों को रास्ता मिल रहा है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो क्या लोकतंत्र पर उठते सवालों के बीच चुनावी सियासत नया मोड़ ले रही है? क्या भारत की बढ़ती ताकत वैश्विक मंच पर नए संकेत दे रही है? और क्या देश के सामने खड़े ये सवाल आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे? देखिए इन्हीं बड़े मुद्दों से जुड़े देश की बात। खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात केरल की। केरल की सियासत में चुनावी तापमान अब अपने चरम पर है, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए सीधा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने केरल की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य को प्रकृति ने हर संसाधन दिया है, चाहे ब्लू इकोनॉमी हो, उद्योग हो या पर्यटन, लेकिन इसके बावजूद केरल विकास की दौड़ में पीछे रह गया। पीएम मोदी का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि केरल में अब बदलाव का माहौल बन चुका है। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, और 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के बाद 4 मई को एनडीए की सरकार केरल में बनने जा रही है। ये बयान सिर्फ चुनावी भरोसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि राज्य भर में एनडीए के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने उम्मीदवार अनूप को एक समर्पित और मेहनती चेहरा बताते हुए जनता से उनके समर्थन की अपील की। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी काफ़ी प्रमुखता दी। उन्होंने सबरीमाला और भगवान अयप्पा का जिक्र करते हुए इसे आस्था और परंपरा के साथ जोड़ा, जो केरल की राजनीति में हमेशा से एक संवेदनशील और प्रभावशाली मुद्दा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पर निशाना साधा, लोगों को उनसे सावधान रहने की अपील की। यानी ये साफ है कि बीजेपी इस बार केरल में सिर्फ चुनाव लड़े नहीं, बल्कि सियासी समीकरण बदलने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये आक्रामक रणनीति चुनावी नतीजों में तब्दील हो पाती है या फिर नहीं।
उधर तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक के अन्नामलाई ने साफ कर दिया कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसमें अन्नामलाई का नाम नहीं था, तब से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि क्या पार्टी ने किनारा कर लिया है या कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है। लेकिन अब खुद अन्नामलाई सामने आए, इन तमाम सवालों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। चेन्नई पहुंचते ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव न लड़ने का फैसला उनका खुद का है और उन्होंने पहले ही पार्टी की कोर कमेटी को लिखित में इस बारे में जानकारी दे दी थी। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो पार्टी उन्हें टिकट कैसे दे सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ व्यक्तिगत है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्लान भी छिपा है। दरअसल अन्नामलाई पिछले कुछ समय से तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे हैं और पार्टी उन्हें राज्य में लंबी पारी के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में खुद चुनाव लड़ने के बजाय पूरे राज्य में प्रचार की कमान संभालना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद रणनीति भी हो सकती है। अन्नामलाई ने साफ कर दिया कि अब उनका पूरा फोकस एनडीए उम्मीदवारों को जिताने पर रहेगा और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चेन्नई के बाद कोच्चि में भी प्रचार करेंगे। यानी साफ है, बीजेपी तमिलनाडु में इस बार सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि असर छोड़ने की तैयारी में भी है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मतदाता सूची को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी दीपा सेन का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने न सिर्फ समय पर आवेदन किया बल्कि चुनाव अधिकारियों के सामने पेश होकर पासपोर्ट, पेंशन रिकॉर्ड और अन्य सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा किए। 88 वर्षीय सुप्रबुद्ध सेन और 82 वर्षीय दीपा सेन शांति निकेतन में रहते हैं और लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते आए। खुद सुप्रबुद्ध सेन का कहना है कि अधिकारी उनके घर तक आए, हर जानकारी ली, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ पिछले 52 साल से रह रहे व्यक्ति का नाम भी सूची में शामिल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दस्तावेज पूरे हैं, सत्यापन हो चुका है, तो आखिर नाम हटाने की वजह क्या है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है और लाखों नामों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में नाम हटाए भी गए, जैसे पूरी प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई। चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोग ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिस्टम की खामियों के चलते असली मतदाता भी अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो चुनाव की निष्पक्षता पर इसका क्या असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पारा ही नहीं, जमीन पर टकराव भी तेज होता दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर हमले का आरोप इस बढ़ते तनाव की बड़ी तस्वीर को सामने लाता है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वो अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और मामला झड़प से हाथापाई तक जा पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह है कि अधीर रंजन ने दावा किया कि इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे, लेकिन बावजूद इसके उनके प्रचार को रोका गया। यानी सवाल सिर्फ राजनीतिक टकराव का नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता का भी उठ रहा है। अगर सुरक्षा बल मौजूद थे तो फिर ऐसी कैसी स्थिति बनी। स्थानीय स्तर पर यह टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब टीएमसी के पार्षद भीष्मदेव कर्माकर अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर कांग्रेस के प्रचार को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू है अधीर रंजन चौधरी का चुनावी हलफनामा। उन्होंने अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी भी सार्वजनिक की है, जो चुनावी पारदर्शिता का हिस्सा है। लेकिन जमीन पर जो माहौल बन रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई रह गया है या फिर ये टकराव और दबाव की राजनीति में बदलता जा रहा है, और अगर ऐसा है तो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी आखिर कौन देगा।
उधर चुनावी माहौल के बीच अब केरल से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ है। यह घटना वंडूर इलाके में उस वक्त हुई जब थरूर एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे चेली थोडे पुल के पास सड़क संकरी होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन गई। इसी दौरान दो गाड़ियों में सवार कुछ लोगों ने काफिले को रोक लिया और विवाद शुरू हो गया। एफआईआर के मुताबिक जब थरूर के गनमैन ने रास्ता साफ करने के लिए सामने खड़ी गाड़ी को हटाने को कहा तो बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने गनमैन और ड्राइवर पर हमला कर दिया। उधर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई जिस वक्त वो चुनाव प्रचार करने के मकसद से पहुंचे थे। आरोप है कि टीएमसी के पार्षद की तरफ से उन्हें प्रचार से रोकने की कोशिश की गई और अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें प्रचार करने से रोका गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ मतदाता सूची पर गंभीर सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त ज़बरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। कहीं वोटर लिस्ट को लेकर बवाल की स्थिति है, कहीं दस्तावेज देने के बावजूद नाम हटा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि ऐसे हालात में पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना कैसे मुमकिन माना जाए। चुनावी माहौल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी पर प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगा है। अधीर रंजन ने तृणमूल कांग्रेस पर बाहर से गुंडे बुलाकर हमला कराने का आरोप लगाया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता की भवानीपुर सीट के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। वहीं केरल के मलप्पुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर के काफिले पर भी हमला हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन तमाम घटनाओं पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और चुनाव आयोग को ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम उठाने चाहिए। बंगाल के चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गया है। वहीं बंगाल में बेहद ज्यादा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं बंगाल के बहरमपुर से एक तस्वीर निकल कर आई है, जहां अधीर रंजन जब कांग्रेस के लीडर जब वहां प्रचार कर रहे थे, तब वहां पे कुछ लोगों ने हमला किया उन पर। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने कुछ गुंडे भेजकर उन पर हमला कराया है, जिन्हें उन्हें पहले से ही आशंका थी और उन्होंने वहां के प्रशासन को पहले से अलर्ट किया था, पर उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, ऐसे बंगाल से चुनाव से पहले कई हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आ रही है और आज वहां के कांग्रेस के लीडर प्रचार कर रहे थे अधीर रंजन, तो उस पर हमला हुआ है, जहां उन्होंने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गुंडे भेजकर हमला कराया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी तरह की हिंसा चुनाव अभियान में ठीक नहीं है, चाहे वो किसी के भी द्वारा किया जाए हो, किसी के ऊपर किया जा रहा हो, ये गलत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है और हर व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपना प्रचार करे, प्रसार करे। वोट देना नहीं देना ये जनता का फैसला होगा, जनता की अदालत में तय होगा। इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। सर, इससे पहले भी लगातार देखा गया कि अधिकारियों को भी बंधक बना दिया गया, उसमें भी टीएमसी को घेरा गया, वहां के प्रशासन को घेरा गया, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी और लगातार कई हंगामे भरी तस्वीर निकल कर रही। मुर्शिदाबाद में भी देखा गया कि वहीं लोग हंगामे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के अधीन चला जाता है और चुनाव आयोग ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजी, वहाँ के तमाम पुलिसकर्मी, एसपी, डीएम, एक बड़ी संख्या में लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, जो पहले कभी नहीं होता था। वो काम चुनाव आयोग ने किया है। तो अगर वहाँ किसी तरह का प्रशासन की विफलता है या उसका फेल्योर है तो उसके लिए चुनाव आयोग स्वयं जिम्मेदार है। सर, वहीं भवानीपुर से ममता बनर्जी लड़ते आ रही है, वो लड़ रही हैं। इस बार भी वहां से शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन को फिर से पत्र लिखा कि जो वहां के आरओ ऑफिसर है उन्हें बदला जाए, क्योंकि वो मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है ममता बनर्जी का कि पहले से ही मित्र है, तो वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से? ये बात तो सही है और चुनाव आयोग को कंप्लेंट दिया है तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि स्वतंत्र आजाद चुनाव कैसे हो, किसी तरह का कोई दबाव या पक्षपात न हो।
ये काम चुनाव आयोग का है। सर वही बात की जाए कि केरल में भी चुनाव है, जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और केरल में जिस तरीके से शशि थरूर का प्रचार निकला था, उनके काफिले पे हमला हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो सर? नहीं, यहाँ भी वही है कि हम यही बात कहेंगे कि चुनाव प्रचार में किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ये चुनाव आयोग का काम है उसको देखना और प्रशासन पर दबाव बनाना। अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। केरल के चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका है और अलापुझा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक साथ दो बड़े राजनीतिक चेहरों पर सीधा हमला बोलकर इस सियासी जंग को और तेज कर दिया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को निशाने पर लेते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने से दोनों नेताओं में अहंकार आ चुका है और वो जनता से कट चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो वो ये मानने लगता है कि शक्ति उसी के पास है, जबकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। उनका आरोप था कि यही सोच नेताओं को जनता से दूर कर देती है और उनकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। उन्होंने केरल की सियासत को लेकर एक और बड़ा दावा किया कि एलडीएफ में अब वामपंथ जैसा कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला करते हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। उनके मुताबिक ये एक तरह की राजनीतिक समझ है जहां दोनों एक दूसरे को सीधी चुनौती देने से बचते हैं। राहुल गांधी ने धार्मिक मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भगवान अयप्पा मंदिर से सोना चोरी जैसे मामलों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश और राज्य दोनों जगह असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो संसद हो या फिर केरल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। अब सवाल यही है कि क्या यह हमला सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा सियासी संकेत छिपा है, जिसे मतदाता इस चुनाव में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में अब एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। खेल की दुनिया का बड़ा नाम लिएंडर पेस अब राजनीति के मैदान में एक खास भूमिका निभाते नजर आ रहा है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेस ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े टेनिस कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। लिएंडर पेस ने अपने कोलकाता से गहरे जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि यही उनकी जन्मभूमि है और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने 80 के दशक के उस दौर का जिक्र किया जब खेल सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। लिएंडर पेस ने यह भी बताया कि हाल ही में उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां प्रधानमंत्री ने उनसे युवाओं और खेलों को लेकर विस्तृत चर्चा की। सबसे अहम बात यह है कि पेस को 2036 ओलंपिक की तैयारियों से जुड़ा एक बड़ा मिशन दिया गया है। यानी उनकी भूमिका सिर्फ चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल और युवाओं को जोड़ने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और यही वजह है कि उनका ये कदम सीधे तौर पर युवा वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिएंडर पेस भावुक भी हुए और अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उन्हें देश के युवाओं के लिए कुछ बड़ा करने की उनसे प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने बंगाल के युवाओं के पलायन पर चिंता जताई और कहा कि राज्य में ही अवसर पैदा करने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि क्या खेल के मैदान का ये सितारा राजनीति के मैदान में भी उतना ही असर डाल पाएगा और क्या ये टेनिस कार्ड चुनावी समीकरण बदलने में कामयाब होगा। उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल एनकाउंटर को लेकर अब सियासत और सवाल दोनों एक साथ तेज हो चुके हैं। अरहामा के जंगलों में हुए इस एनकाउंटर में 29 वर्षीय राशिद अहमद मुगल की मौत के बाद मामला सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के भीतर भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विपक्ष का कहना है कि जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, तब तक इस मामले में पारदर्शिता पर सवाल बने रहेंगे।
उन्होंने ये भी मांग की है कि मृतक का शव उसके परिवार को सौंपा जाए और जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक प्रक्रिया के तहत कराई जाए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने इस पूरे मुद्दे पर अलग सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जो मामला सीधे केंद्र और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है उसे विधानसभा में उठाने का औचित्य क्या है। यानी सियासत अब सिर्फ एनकाउंटर पर नहीं बल्कि अधिकार क्षेत्र की बहस पर भी आ चुकी है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। लेकिन पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि राशिद का आतंकवाद के साथ कोई संबंध नहीं था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। यानी एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग दावे, एक तरफ परिवार और विपक्ष के सवाल तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष। अब देखना यह होगा कि जांच की रिपोर्ट इस सच को किस दिशा में लेकर जाती है और क्या इससे लोगों के भरोसे को बहाल किया जा सकेगा। उधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता माना जाता है, वहां से अब भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। दरअसल ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी और इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर पड़ रहा था। इसी कड़ी में भारत के लिए सबसे अहम अपडेट यह है कि एलपीजी से लदा 7वां जहाज ग्रीन सानवे करीब 44,000 मीट्रिक टन गैस लेकर मुंबई की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह जहाज फारस की खाड़ी से निकलकर एक विशेष समुद्री कॉरिडोर के जरिए सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा है। इससे पहले भी 6 भारतीय जहाज इस संवेदनशील रास्ते को पार कर चुके हैं, जो ये संकेत देता है कि धीरे धीरे सप्लाई चेन फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अभी भी 17 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिनमें 2 एलपीजी टैंकर भी शामिल हैं। अगर ये जहाज भी सुरक्षित भारत पहुंचते हैं तो देश में गैस की आपूर्ति को बड़ा सहारा मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। सप्लाई में बाधा की वजह से एलपीजी की किल्लत और कीमतों में दबाव देखने को मिला है। ऐसे में यह अनुमति सिर्फ समुद्री रास्ते की राहत नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी बड़ी राहत का संकेत है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बाकी जहाज कब तक सुरक्षित निकल पाते हैं और क्या इस तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को बिना किसी बड़े झटके के पूरा कर पाएगा। उधर भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी छलांग लगाई है जो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक ताकत के तौर पर भी उसकी पहचान को मजबूत करती है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, जो पिछले साल के मुकाबले करीबन 63% की शानदार बढ़ोतरी। ये आंकड़ा साफ संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभर रहा है। इस बढ़त की सबसे खास बात यह है कि इसमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टर की अहम भूमिका रही। रक्षा सार्वजनिक उपक्रम जहां गोला बारूद, टॉर्पीडो और फ्यूज जैसे उत्पादों पर केंद्रित रहे, वहीं निजी कंपनियों ने ड्रोन, छोटे हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे आधुनिक उपकरणों में अपनी पकड़ मजबूत की है। यानी भारत अब बेसिक हथियारों से आगे बढ़कर हाईटेक सिस्टम्स की सप्लाई भी कर रहा है। अगर उत्पादों की बात करें तो भारत ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक निर्यात कर रहा है। इसके अलावा डोर्नियर विमान, समुद्री प्लेटफॉर्म और सुरक्षात्मक उपकरण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजे जा रहे हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि भारत अब 80 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया जैसे बड़े देश भी शामिल। यानी भारत की तकनीक और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर मेक इन इंडिया पहल की सफलता को भी दर्शाती है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, जो बताता है कि भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस रफ्तार को बरकरार रखते हुए आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में अपनी जगह बना पाएगा।
और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।